दादी बड़ी चाह से अपनी भाभी ब्याह कर लाई थी। शाहबानो नाम था। बहुत खूबसूरत थी, मगर किस्मत की हट्टी निकली। चचा जान से शादी तो हो गई, मगर उन्होंने बीवी को बीवी ना समझा। शाहबानो की कभी दिल से इज्जत ना की और ना प्यार से मुखातिब किया। वो उन्हें बस एक अदना नौकरानी का दर्जा देते थे। नहीं मालूम शाहबानो में ऐसा कौन सा ऐब था जो चचा को ना भाई। इस खातून ने बहुत कोशिश की कि खामद का दिल जीतने की, पर नाकाम रही। सभी उनके दुख को समझते थे और हमदर्दी करते। ख़ास तौर पर मेरी वालदा शाहबानो का ख़ास ख्याल करती थी, क्योंकि चच्ची का कोई भाई ना था और वालिद वफ़ात पा चुके थे। इन दिनों हम एबटाबाद के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। हम नीचे और चचा बालाई मंजिल पर क़याम पजीर थे। चच्ची शौहर की बदसलूकी से गमज़दा होती तो अम्मी के पास आ जाती। मेरी वालदा उनको गले लगाकर तसल्ली देती कि शाहबानो सब्र करो, सब दिन एक जैसे नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे होंगे तो दिन फिर जाएंगे। जब तक ज़ादी जिंदा थी चचा ने बीवी से किसी तौर निभाह किया। 4 बच्चे भी हो गए तो भी उनकी परवरिश में खो गई और शौहर की बेअतनाई की आदी हो गई। जिंदगी की गाड़ी जूं तूं चल रही थी कि एक रोज़ जबकि चचा जान दुकान से वापस लौटे, आते ही बीवी को आवाज़ दी। उस वक्त वो नहा रही थी, जवाब ना दे सकी। थोड़ी देर बाद जब नहा कर निकली, शौहर को आग बगोला पाया। वो चिल्ला रहे थे कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, कब से खाना मांग रहा हूँ। ये कोई वक्त है नहाने का? जानती नहीं हो इस वक्त मैं दुकान से आता हूँ। वो बेचारी बौखला कर किचन को दौड़ी। जल्दी जल्दी खाना गर्म करके ट्रे में रखा। जब चचा के सामने खाना आया तो उन्होंने हाथ मार कर ट्रे को उलट दिया कि मुझे अब खाना नहीं चाहिए और ना तुम्हारी ज़रूरत है। बस इतनी सी बात बहाना बनी और उन्होंने अपने 4 बच्चों की माँ को तलाक दे दी। चच्ची रोती हुई मैके चली गई। हम सभी रो रहे थे। जब वो जा रही थी, ये बहुत बड़ा जुल्म चचा जान ने किया था। उनके बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन बाप ने उनको माँ के हमरा जाने ना दिया। कई दिनों तक हमारे घर में सोग की सी कैफियत रही। मेरे 4 कज़न अशर, ज़फ़र, नादिर और रुखसाना बहुत परेशान थे। तभी अम्मी उनको अपने पास ले आईं। अब उनका खाना बनाती, उन्हें तैयार करती और हम सब इकट्ठे स्कूल जाते थे। वो माँ की कमी को बेहद महसूस करते, जबकि मेरी वालदा की कोशिश होती कि शाहबानो के बच्चे खुश रहें, लेकिन माँ के बग़ैर भला वो क्यों कर खुश रह सकते थे। उनको शाहबानो से मिलने कभी नहीं देते थे। माँ जैसी अजीम हस्ती की जगह कोई भी कभी भी नहीं ले सकता। फिर भी हमारी वालदा ने बहुत कोशिश की कि चचा के बच्चों के दुख समेट लें। बीवी को तलाक देने के बाद चचा बहुत कम घर आते थे। उनको अपने बच्चों की फिक्र ना थी। वो मुतमईन थे कि उनकी देखभाल हो रही है और वो अकेले नहीं हैं। कुछ वक्त गहरे जख्मों को मंदमल कर देते हैं। इस जख्म को भी हल्का होने में वक्त लगा। चच्ची सीधी सादी औरत थी, ज़माने की चालाकियों को ना जानती थी। वो हम सब बच्चों से यकसा प्यार करती थी। हम स्कूल से वापस लौटते तो खाना खाकर बकरियां चराने खेतों को निकल जाते थे। हमारा बचपन था, आपस में खेल कूद कर खुश रहते थे, लेकिन शाहबानो औलाद के लिए ज़रूर तड़पती होंगी। एक रोज़ हम स्कूल से वापस लौटे तो पता चला कि चचा ने दूसरी शादी कर ली है और बीवी को घर ले आए हैं। उसका नाम दिलशाद था। दरअसल चचा शादी से कबल ही इस खातून के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दादी ने उनकी ना चलने दी और शाहबानो से ज़बरदस्ती शादी करवा दी। उधर दिलशाद की भी अपने कज़न से शादी हो गई थी। चचा इस औरत को ना भुला सके। बदकिस्मती से दिलशाद को उसकी शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई तो वो फिर से हमारे चचा से मिलने लगी और दोनों के मरासिम ज़्यादा गहरे हो गए थे। यही वजह थी कि शाहबानो चचा को कांटे की तरह खनकती थी। वो दिलशाद से शादी के ख्वाहां थे, लेकिन दादी और चच्ची राह की रुकावट थे। दादी की वफ़ात के बाद ये रुकावट न रही। चचा ने बीवी को तलाक देकर दिलशाद से निकाह कर लिया, क्योंकि दिलशाद की यही शर्त थी कि पहली बीवी को तलाक दो तभी शादी करूंगी। यूं बेचारी शाहबानो का किस्सा बाद में हमको मालूम हुआ और चच्ची की तलाक का अक़दा खुल गया। अब हम भी सियाने हो गए थे। नई चच्ची एक आंख न भाती थी, लेकिन वालदा ने सख्ती से हिदायत की थी कि तुम लोगों ने कभी चच्ची की बेइज्जती नहीं करनी और कभी चच्ची को इस बारे में शिकायत का मौका ना देना। तभी हम चुप रहते।
حالانکہ وہ اپنے سوتیلے بچوں سے کبھی اچھا سلوک نہ کرتی تھی۔ ہمیں اس بات کا غم تھا مگر ہم چچا کو نہیں بتاتے تھے۔ میں ابھی 4 سال کی تھی جب ابو نے میری منگنی اشر سے کر دی تھی۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ابو اسکول ٹیچر تھے اور چچا اپنا کاروبار کرتے تھے۔ چچا زیادہ خوشحال تھے، تبھی میرے والد اپنے چھوٹے بھائی کے آگے بول نہیں سکتے تھے۔ چچی اپنے شوہر کے سامنے ان کے بچوں سے پیار جتاتی، لیکن جب وہ گھر پر نہ ہوتے ان پر بڑا ظلم ڈھاتی تھی، سب کو مارتی اور گھر سے نکال دیتی، جس کی وجہ سے یہ سب ہماری امی کے پاس نچلی منزل میں آ جاتے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتے، ہمارے گھر ہی سو جاتے تھے۔ وہ اوپر اپنے گھر جانے سے کتراتے تھے۔ ان کا گھر دور تو نہ تھا، لیکن وہ کئی روز اوپر نہ جاتے تھے۔ اب میری عمر 14 سال تھی اور میں 9ویں کلاس میں پڑھتی تھی، جبکہ چھوٹی بہن ماریا 12 سال کی ہو گئی تھی۔ میرا چچا زاد اشر بہت اچھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کا مزاج اور رویہ بدلنے لگا، منہ پھٹ اور بدتمیز ہو گیا۔ خاص طور پر اپنی سوتیلی ماں کو جواب دیتا تو وہ شوہر سے شکایت کر کے اسے پٹوا دیتی تھی۔ بچپن میں تو ایسی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ جب ہوش سنبھالا تب احساس ہوا کہ اشر کا رویہ درست نہیں ہے۔ میں اس سے خوف کھانے لگی اور دور دور رہنے لگی تھی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس نے گھر کا سکون برباد کرنا شروع کر دیا تھا۔ شاید یہ اس عمل کا رد عمل تھا جو کچھ اس کے والد نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا تھا، خاص طور پر ان کی حقیقی ماں کو ان سے دور کر دیا تھا۔ اشر سب سے بڑا ہونے کے سبب زیادہ حساس ہو گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی ظفر بہت اچھا، نیک اور شریف لڑکا تھا۔ وہ مجھ سے 1 برس چھوٹا تھا لیکن میرے برابر لگتا تھا۔ تبھی میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی اور میں اشر کی بجائے ظفر کو پسند کرنے لگی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک تو ہم بھی چھوٹے تھے، پھر میری والدہ کی محبت پانے سے ہم سب ایک ہی آنگن میں کھیلتے تھے۔ شام کو جب ہم بکریاں چرانے جاتے تو اشر ساتھ جانے سے انکار کر دیتا تھا۔ سب بچے وہاں کھیل میں لگ جاتے، لیکن میں اور ظفر پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ یہ احساس ہی نہ تھا کہ میری نسبت اشر سے ہے، اس لحاظ سے ظفر میرا دیور بنے گا اور مجھے اس کے ساتھ پیار کا رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ بچپن نادان اور لڑکپن لاپرواہ ہوتا ہے۔ اشر کی کچھ برے لڑکوں سے دوستی ہو گئی، وہ پڑھائی سے بھاگنے لگا اور زیادہ وقت باہر گزارنے لگا۔ اس پر چچا آئے دن اس کی پٹائی کرتے تھے۔ اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور بری طرح فیل ہو گیا۔ امی ابو کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ تو اسے داماد بنانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میری شادی اشر سے تو ماریا کی ظفر سے کر دیں گے، اس طرح گھر کی لڑکیاں گھر میں ہی رہیں گی۔ والدین جو سوچتے ہیں بچوں کو اس سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنے جذبات کے تابع ہوتے ہیں۔ میں اور ظفر دل ہی دل میں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے، یہ خیال کیے بنا کہ ہمارے اس پیار کا انجام کیا ہوگا۔ اب میں روز ماریا کو رخسانہ اور اپنے بھائی ناصر کے ساتھ بکریاں چرانے بھیج دیتی اور کہتی کہ مجھے اور ظفر کو اسکول کا کام کرنا ہے۔ ہم ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، تبھی امی ہم کو کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کر کہ انہوں نے امتحان کی اکٹھے تیاری کرنی ہوگی۔ امی ان کو بکریاں چرانے بھیج دیتی، کہتی خیال رکھنا کسی کی فصل میں نہ چلی جائیں اور ان کو پڑھائی کرنے دو۔ میں ظفر سے کہتی تھی کاش میری منگنی تم سے ہوئی ہوتی، اب اشر سے کیسے منگنی ختم ہوگی اور ہماری شادی کیسے ہوگی؟ وہ جواب دیتا تم فکر نہ کرو، میں ذرا بڑا ہو جاؤں تو خود تمہاری امی سے بات کر لوں گا، ان کو کہہ دوں گا کہ وہ میری شادی تم سے کر دیں اور ماریا کی اشر سے کر دیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ماریا کی شادی اگر اشر سے ہو جائے گی اور میری تم سے تو کیا فرق پڑے گا؟ فی الحال اس بات کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، تعلیم مکمل کر لیں گے تو کچھ بات کر سکیں گے، ورنہ تو گھر میں الجھنیں جنم لیں گی۔ ہم نے میٹرک کا امتحان دیا اور دونوں ہی پاس ہو گئے۔ اشر نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، چچا اسے اپنے ساتھ دکان پر لے جانے لگے تاکہ وہ قابو میں رہے اور آوارہ نہ پھرے، مگر وہ دل ہی دل میں باپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ جب بھی موقع ملتا والد سے جھوٹ بول کر دکان سے نکل آتا اور آوارہ دوستوں سے جا ملتا۔ اس نے دکان سے پیسے بھی چرانے شروع کر دیے تھے۔ ایک روز چچا کو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں سے چوری چھپے ملتا ہے، لیکن ماں سے ضرور ملتا تھا، لیکن پیسے شابانوں کو نہیں دیتا تھا، اپنے دوستوں پر خرچ کرتا تھا۔ چچا اشر کی طرف سے پریشان تھے کہ اس کا کیا بنے گا۔
दुकान से भी हटवा लिया कि रोज़ चोरियां करेगा तो कारोबार को ही डबो देगा। अशर को पैसे चुराने का चस्का पड़ गया था। उसने अपने चंद बदमाश किस्म के दोस्तों को साथ में ला लिया और अपने वालिद ही की दुकान में नकब लगाई। चचा के वहमो गुमान में न था कि खुद उनका अपना फर्जंद उनकी दुकान में चोरी कर सकता है। उन्होंने पुलिस में रपट लिखवाई और पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू कर दी। तब पता चला कि चोरों में अशर भी शामिल है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई, वालिद और चचा दोनों घर नहीं थे और अशर चौक में अपने दोस्तों के पास बैठा था। पुलिस अशर को गिरफ्तार करके ले गई। अब्बू और वो दौड़े थाने पहुंचे। बहरहाल चचा ने बेटे को छुड़वा लिया, उसे जेल ना होने दी। चाहिए तो ये था कि अशर शर्मिंदा होता और ज़्यादा उसका हौसला बढ़ गया। वो अपने गिरोह के साथ गांव में छोटी मोटी चोरी चिकारी करने लगा। चचा ने अब्बू से कहा कि इसकी शादी कर देते हैं, ये शादी के बाद शायद सुधर जाएगा। अब्बू परेशान हो गए थे कि अब मैं क्या करूं। भाई की माने और बेटी को जानते बूझते कुएं में धक्का दे दें या इनकार कर दें। दूसरी सूरत में ख़ानदान का शिराजा बिखरने का अमकान था। मगर मेरी अशर से शादी ना करते तो मारिया की भी ज़फ़र से ना होती और नादिर और रुखसाना की शादियां कभी मेरे भाइयों से नहीं हो सकती थी। गोया एक मेरी कुर्बानी देकर वालिद अपने ख़ानदान को टूटने और बिखरने से बचा सकते थे। उन्होंने वालदा से मशवरा किया। अम्मी ने कहा कि अशर फितरत का बुरा नहीं है, हालात ने उसको ज़हनी इंतशार में मुब्तला कर दिया है। अगर वो सगी माँ के पास चला जाए तो मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगा। वालदा के कहने पर अब्बू मेरी शादी अशर से करने पर आमादा हो गए। जब मुझे और ज़फ़र को इस बात का इल्म हुआ, हम दोनों ही बहुत परेशान हुए। मैं तो उसे सच्चे दिल से चाहने लगी थी, अशर से नफ़रत करती थी। मैंने ज़फ़र से कहा कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं चाहती थी किसी तरह अब्बू को इस इक़दाम से रोकें। ज़फ़र ने मुझे कहा, जो कहना चाहती हूँ वो घर में नहीं, बकरियाँ ले जाने के बहाने खेत में चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। मैं और ज़फ़र बकरियाँ चराने के बहाने खेत में चले गए और एक पत्थर पर बैठकर बातें करने लगे। जब हम बातें कर रहे थे, हमको खबर ही ना थी कि हमारी बातों को कोई शख्स सुन रहा है। वो अशर का दोस्त था। उस लड़के ने जाकर अशर को बताया कि तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे छोटे भाई के साथ नदी किनारे बैठी प्यार की पींगे बढ़ा रही है और तुम कहते हो कि तुम्हारी आजकल में उसके साथ शादी होने वाली है। मैंने उनकी प्यार भरी बातें अभी अभी अपने कानों से सुनी हैं। यकीन नहीं है तो खुद चलकर देख लो। इस बात का सुनना था कि जज्बाती अशर आपे से बाहर हो गया। उससे दोस्त से छुरा लिया और दौड़ता हुआ खेत में इस जगह आ गया जहां हम दोनों बैठे अपने मुस्तकबिल के बारे में रोद हो रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ छुरे से ज़फ़र पर हमला कर दिया। इस खौफनाक मंजर की ताब ना लाकर मैं तो वक़ूओं से भाग गई और बकरियों के बाड़े में जा घुसी। आधे घंटे तक वहाँ ही छुपी रही। खौफ से मेरा खून खुश्क था और मुझ में हिलने जुलने की सकत ना रही थी। कुछ देर बाद जब पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनी और लोगों का शोर कानों में पड़ा तो मुझे होश आया। लोग कह रहे थे कि अफसोस भाई ने भाई को मार दिया और पुलिस अशर को पकड़ कर ले गई। हिम्मत करके किसी तरह मैं घर में वापस गई, लेकिन वहाँ तो कहराम मचा था और किसी को ध्यान न था कौन कहाँ है। घर वालों को कुछ पता ना था कि मैं कहाँ थी और कब घर आई हूँ, और ये कि अशर ने क्यों ज़फ़र पर छुरे से हमला किया। ये बात अशर ने कभी किसी को ना बताई कि उसने किस वजह से अपने भाई पर हमला किया था। उसने पुलिस को ये बयान दिया कि जब मैंने वालिद की दुकान में चोरी करवाई थी तो ज़फ़र ने मेरे वालिद को मेरे और दोस्तों के नाम बताए थे, जिसकी वजह से हम पकड़े गए थे। मुझे अपने भाई से इसी बात की रंजिश थी। मैंने भी खौफ से नहीं बताया कि जब अशर ने ज़फ़र पर हमला किया मैं वहाँ मौजूद थी और अपनी आंखों से उसने ज़फ़र पर वार करते देखा था। मुझे तो ज़िंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत भी मतलूब थी। राज तो राज ही रहा, लेकिन मेरे दिल पर गहरा घाव पड़ा था जो आज तक हरा है। ज़फ़र जिससे मैं प्यार करती थी कत्ल होकर मन्नो मट्टी तले जा सोया। अशर को जेल हो गई। इस वाक़े के 4 साल बाद मेरी शादी मेरी खालाजाद और मारिया की शादी अब्बू के कज़न के बेटे से हो गई। वालिद ने रुखसाना और नादिर का भी रिश्ता ना लिया।
کیونکہ وہ دونوں ظفر کے قتل کے بعد اپنی حقیقی والدہ کی تحویل میں چلی گئی تھی۔ والد نے کچھ رقم ادھار لے کر بستی میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور چچا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ہمارے گھر میں اب بھی ان کی چہیتی بیوی دلشاد رہتی ہیں کہ جس عورت کے کارن میرے چچا کے بچے دربدر ہو گئے اور ہم بھی اپنے آبائی گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ ہماری جنت کی مالک ہے۔ سچ ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، جیسا کہ ہمارے چچا کے عشق کے باعث ان کے عشق بے شک ان کے لیے باعث راحت ہوگا، باقی سب کے لیے تو باعث عبرت ثابت ہوا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔